जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। वेस्ट बंगाल से पकड़ा गया जैश का एक मेन ऑपरेटिव। 80 से 100 सुखोई Su-57 को लेकर डिस्कशन। डीआरडीओ विकसित करना चाहती है 50 ड्रोन्स का एक एडवांस्ड स्वार्म सिस्टम। और यांगशी क्लैश में संभावित रूप से चाइना ने इस्तेमाल किया था लेजर वेपन। वेस्ट बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने वेस्ट बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में एक टेलर की शॉप पर रेड कंडक्ट करी थी और इस दौरान मोहम्मद हमी मंडल इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इस पर आरोप है कि इसके लिंक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ हैं और ये पाकिस्तान में बेस अपने हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस के आधार पर यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था और जो उसकी दर्जे की दुकान है वो तो केवल एक कवर की तरह इस्तेमाल हो रही थी। और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इस मोहम्मद हमी मंडल ने लोकल नेटवर्क बना रखा था और ये पॉलिटिकल लीडर्स और सेंसिटिव टारगेट्स की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने का काम करता था। और इस पर और भी कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स की टारगेटिंग में शामिल था और उनके टारगेट में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी थे। ये वीआईपीज और कुछ अन्य प्रमुख इंडिविजुअल्स की इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था। नई दिल्ली में जंतर मंतर में जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें भी इसने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और अपने नेटवर्क के लिए एडिशनल मेंबर्स को रिक्रूट भी कर रहा था। और अपने पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के साथ इसने इनक्रिप्टेड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखा हुआ था और जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके डिजिटल डिवाइसेस को एग्जामिन कर रही हैं और इसके ऑनलाइन कम्युनिकेशन को भी एग्जामिन करके इसके ब्रॉडर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी मामले के तहत झारखंड से भी एक 22 वर्षीय एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है अर्पिता सरकार। और आरोप है कि अर्पिता सरकार इसी मोहम्मद हमी मंडल की गर्लफ्रेंड थी और ये अपने बॉयफ्रेंड को मदद भी कर रही थी और इसकी गिरफ्तारी मंडल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुई है। और एसटीएफ ऑफिसर के मुताबिक ये इस नेटवर्क की एक एक्टिव मेंबर थी और पाकिस्तानी हैंडलर के थ्रू ये भी इंस्ट्रक्शंस ले रही थी और ये जैश के ऑपरेटिव मोहम्मद हमी मंडल के साथ लगभग 4 वर्षों से रिलेशनशिप में थे। और जैश के इस नेटवर्क का हिस्सा रहते हुए अर्पिता सरकार का काम था हनी ट्रैप के माध्यम से इन्फ्लुएंसर लोगों को फंसाना और उनके टारगेट में पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स भी मुख्य रूप से शामिल थे। अर्पिता सरकार ने बंगाल के मिनिस्टर के एक बेटे को हनी ट्रैप भी किया था और वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि मोहम्मद हमीम के इंस्ट्रक्शंस पर ही एक्ट कर रही थी। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की मूवमेंट्स को भी काफी मुख्य रूप से ट्रैक करने की योजना बना रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ को कुछ दिनों पहले सूचना मिली कि हावड़ा के एक सीनियर पॉलिटिशियन के बेटे को हनी ट्रैप करके अपहरण किया गया है और अब उस मिनिस्टर से जबरन पैसा वसूली की योजना बनाई जा रही है। और बताया गया था कि इस साजिश के पीछे एक संगठन का हाथ था और इसी की जांच के तहत एसटीएफ एक सोशल मीडिया हैंडल तक पहुंची जिसको अर्पिता सरकार ऑपरेट कर रही थी और फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करने के साथ ही ये ऑफिसर्स जैश के उस ऑपरेटिव तक पहुंचे जिसका नाम है मोहम्मद हमी मंडल। और अब इस गिरफ्तारी के बाद से वेस्ट बंगाल पुलिस ने सेंसिटिव एरियाज में सर्विलेंस को बढ़ा दिया है। जो वल्नरेबल लोकेशन है वहाँ पे लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करने की योजना है और जो सर्च ऑपरेशन है वो और भी इंटेंस किए गए हैं। तो जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी की हाल की स्टेटमेंट से कंफर्म हुआ था कि फिलहाल अभी भारत सरकार सुखोई Su-57E वाले प्रस्ताव पर कोई भी विचार नहीं कर रही है और अभी मेन फोकस है एमका पर और सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड करने पर। लेकिन ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने पिछले 6 से 8 महीने में लगभग 80 से 100 सुखोई Su-57 फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए डिस्कशन किया है, लेकिन इस पर जो निर्णय है वो अभी लिया जाना बाकी है। और जबकि इसी बीच अमेरिका ने भी रशिया से किसी भी तरह की मिलिट्री डील करने को लेकर जो प्रतिबंध लगाने वाले उनके नियम कानून हैं तो उनको और भी कठोर कर दिया है। लेकिन ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से ये कहा गया कि ये जो प्रतिबंध हैं ये रशिया से Su-57 को खरीदने वाले निर्णय पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। अगर भारत इन एयरक्राफ्ट को चुनता है, रशिया सप्लाई करता है तो इनको खरीदने का तरीका भारत ढूंढ लेगा। और भारत पहले भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में यूएस की सैंक्शंस की धमकी के बावजूद उस डील के लिए आगे गया है और जबकि 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने की बात भी की गई है। और वैसे ही भारत सरकार कई बार क्लियर कर चुकी है कि भारत के राष्ट्रहित में जो होगा वो चीज़ वो करेंगे। विक्रम-1 रॉकेट की सफलता के बाद अब जो भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है तो उन्होंने अपने खुद के लॉन्च पैड को बनाने वाली योजना का भी खुलासा किया है और इसके साथ ही जो कंपनी है वो आने वाले वर्षों में लॉन्च की फ्रीक्वेंसी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और इसी मामले पर इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए स्काई रूट एरोस्पेस के को फाउंडर और सीईओ की तरफ से बताया गया कि इनिशियल मिशंस के लिए उनकी कंपनी इसरो की लॉन्च फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करना जारी रखेगी, लेकिन वे एक इंडिपेंडेंट लॉन्च कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश करने पर भी काम कर रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि स्काई रूट का जो ये विक्रम-1 वाला मिशन था तो ये केवल कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर भारत के डिफेंस पर्पस में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी चीज़ को हमने एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया है जो कि डिफेंस इनसाइट चैनल पर अपलोड की गई है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर 50 ड्रोन्स के स्वार्म्स को विकसित करने के लिए
इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए RFP जारी करी है, जो कि DRDO के TDF यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड वाली स्कीम के अंडर जारी की गई है। और रिक्वायरमेंट के मुताबिक DRDO को ऐसे स्वार्म ड्रोन्स की तलाश है जो कि जैम प्रूफ हो, हाईली कोऑर्डिनेटेड हो और एक दूसरे से आधे मीटर के अंदर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में फ्लाई करने में सक्षम हो। और इस तरह के 50 ड्रोन्स के स्वार्म्स को DRDO चाह रही है और उनमें 500 मिलीसेकंड्स के अंदर पोजिशनल मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और उनमें 70% तक का स्वदेशी कंटेंट भी होना चाहिए। और RFI के मुताबिक इसमें कम से कम 49 स्लेव ड्रोन्स 7x7 फॉर्मेशन में अरेंज होने चाहिए और इन सभी को एक सिंगल मास्टर ड्रोन कंट्रोल करे और जो कि ग्राउंड स्टेशन से मिलने वाली कमांड्स के आधार पर पूरे क्लस्टर को मैनेज करे या उसे कोऑर्डिनेट करे, ताकि एक सिंगल ऑपरेटर पूरे स्वार्म को कंट्रोल कर सके। और इसमें से हर एक ड्रोन में 500 ग्राम से 2 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसमें कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जैसे पेलोड भी शामिल हैं। और हर एक ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम कम से कम 30 मिनट तक का होना चाहिए और जबकि 15 मिनट के अंदर उनको रिचार्ज करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और इनकी 90% तक की डेवलपमेंट कॉस्ट DRDO उठाएगी और जिस भी कंपनी को इसके लिए चुना जाएगा उसे 12 महीने के अंदर वर्किंग प्रोटोटाइप डिजाइन करके बिल्ड करना होगा। द वीक की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें दावा किया गया कि दिसंबर 2022 में जो अरुणाचल प्रदेश में यांगशी क्लैश हुआ था भारत और चीन की मिलिट्री के बीच, तो इस बात का संदेह है कि इस क्लैश के दौरान डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि चाइनीज पक्ष की ओर से अचानक रोशनी की चमक या फिर लेजर जैसी किरणें देखने के बाद जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको चक्कर आना और जी मचलाने जैसी समस्या हुई थी, जिसके कारण कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से वहां से निकालना पड़ा था। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस घटना पर इंडियन आर्मी ने एक क्लासिफाइड इंटरनल असेसमेंट को भी तैयार करके रखा हुआ है। हालांकि भारतीय सेना या फिर भारत सरकार की ओर से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के इस्तेमाल की कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है और ये दावे अभी तक प्रमाणित भी नहीं हुए। और जबकि इस क्लैश से पहले चाइना की जो सिविल कॉमर्शियल सैटेलाइट है उसने 30 दिन में यांगशी की लगभग 450 बार इमेजेस क्लिक करी थी। और रही बात लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करने की, तो द वीक की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी कहा गया कि हालांकि इन सस्पेक्टेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके सैन्य नतीजे बहुत बड़े हैं और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल टेस्ट केस के तौर पर यहाँ पे किया गया हो। और तो और ये भी जानकारी सामने आई है कि इस यांगशी क्लैश से पहले चाइना ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी भी करके रखी हुई थी, पर इसके बावजूद भी भारतीय सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिससे ये अहम बात सामने आई कि सही जानकारी और तैयारी के साथ दुश्मन की बेहतरीन योजनाओं को भी नाकाम किया जा सकता है। और 2022 के बाद से इस इलाके में कोई बड़ी घुसपैठ भी नहीं हुई है। और जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक बड़े सोर्स ने द वीक को ये बताया कि 2022 में जो बात अलग थी वो था चाइनीज PLA की टीमों का साइज, जिसमें सीमा पर हाल ही में बने उनके एक बॉर्डर विलेज से करीब 700 सोल्जर्स के 2 बैचेस आगे बढ़े थे और यांगशी की चोटी से उनकी गतिविधियों को आसानी से देखा जा सकता था और फेशियल रिकॉग्निशन वाले AI डिवाइसेस का इस्तेमाल भी किया गया था और इसीलिए इस इलाके में मौजूद PLA के हर सैनिक की पहचान हो गई थी। और ये सिलसिला अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक लगभग 2 महीने तक चलता रहा था। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट्स और राजस्थान पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक काउंटरफेट आर्मी पैटर्न कॉम्बैट क्लोथ को सप्लाई करने वाले नेटवर्क को बस्ट किया है और इस दौरान दुकानों से लगभग 1000 मीटर्स तक के अनऑथराइज्ड फैब्रिक को सीज किया गया है। और इस घटना ने उससे एक बड़े नेटवर्क को एक्सपोज किया है जो कि आर्मी की फेक मिलिट्री यूनिफॉर्म्स इस रीजन में वेंडर्स को सप्लाई करता था। और आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म को अनऑथराइज तरीके से मैन्युफैक्चर करना, उसे स्टोर करना या उसे बेचना वो एक गंभीर राष्ट्र सुरक्षा के खतरे पैदा करता है, क्योंकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। और पहले भी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं जब जो आतंकी हैं वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए थे। बाकी इस वर्ष जून में बरेली से भी इस तरह के काउंटरफीट कॉम्बैट क्लोथ को सीज किया गया था और उसी घटना के बाद से इसके मैन्युफैक्चरिंग सोर्स को ट्रेस किया गया जो कि श्रीगंगानगर में निकला। और उसी लीड पर एक्ट करते हुए भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से श्रीगंगानगर टाउन की दुकानों में इस फेक आर्मी यूनिफॉर्म वाले नेटवर्क को बस्ट किया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय नौसेना के लिए 5वीं डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है जो कि अत्याधुनिक डाइविंग सिस्टम से इक्विप्ड है। एक अपडेट यह है कि चाइनीज PLA की 99th एनिवर्सरी से पहले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी आर्म फोर्सेस को AI का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कहा है, जो कि चीन के एक इंटेलिजेंट मिलिट्री सिस्टम को विकसित करने के हिस्से के तौर पर है। और चाइनीज प्रेसिडेंट ने हाई क्वालिटी के मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक टेस्टिंग क्राइटेरिया को तैयार करने की बात भी कही है। वहीं इसके अलावा यूरोप में स्टेशन एक टॉप अमेरिकन मिलिट्री कमांडर ने पेंटागन को इस बात के लिए अलर्ट किया है कि ईरान के साथ चल रहे टकराव की वजह से अमेरिकी सेना के हथियारों के स्टॉक पाइल पर भारी दबाव पड़ रहा है और ऐसे में जल्दी अमेरिका को मिसाइल डिफेंस रिसोर्सेज को लेकर मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। और इससे पहले भी US मिलिट्री कमांडर
अमेरिका के एक पर्याप्त नेवल एसेट्स की कमी के बारे में भी बात कर चुके हैं, जो कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगातार इंटरसेप्ट करने के लिए चाहिए। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में एक लैंडस्लाइड के दौरान अपने साथी सोल्जर की जान बचाते हुए राइफलमैन सुखजिंदर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1992 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट संजीव जैन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1957 में नागालैंड में कैप्टन एरिक जेम्स टकर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1966 में 1 असम राइफल्स के राइफलमैन मनबीर थापा और 2006 में 14 असम राइफल्स के राइफलमैन ए रिंग फामी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की प्रलय मिसाइल किस कैटेगरी में आती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।